जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के विषय में पढ़ाई करने वाले हैं। इसके विषय में समझने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं का मतलब वास्तव में वे संख्याएं जो किसी न किसी एग्जिस्ट वैल्यू को बतलाने का काम करती है। अर्थात आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सीधे सीधे अगर आसान भाषा में यदि हम आप लोगों को समझाएं तो वह वैल्यू जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, तो उसको बतलाने के लिए जितनी भी संख्याएं बनाई गई, उन्हीं संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो देखिए, परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा गया है जिनको या तो पी बटा क्यू के रूप में बतला सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर वास्तव में पी बटा क्यू के रूप में ही होते हैं, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर में जो क्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या समझे? यानी कि परिमेय संख्या है परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा गया, या तो उनको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में बतला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या वास्तव में पहले से ही पी बटा क्यू के रूप में रहते हैं, जहाँ क्यू हर जो है जीरो नहीं होता है। उन्हीं संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती है, आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, फिर शुद्ध रूप में जो पी बटा क्यू के रूप में वास्तव में होती है, जैसे कि 7/5, 2/3, इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है? तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं जो एक से लेकर के अनंत तक बढ़ती चली जाती है, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनके नीचे, इनके हर के नीचे हम एक लिख करके इनको भी परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को ही परिमेय संख्याएं कहा गया है। तो प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या है। धनपूर्ण संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये शुरुआत होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो पहुंच दिया जाए तो अब जो संख्याओं का संग्रह बना, उन सभी संख्याओं को कहा जाता है धनपूर्ण संख्याएं। धनपूर्ण संख्याएं जीरो से शुरुआत होकर के अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक बढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को धनपूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि इनके भी नीचे एक लिख करके या कोई भी अन्य पूर्णांक नीचे लिख करके इनको भी परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे कि 0 है तो 0 के नीचे एक लिख करके हम इसको परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। फिर भाग दे देंगे, 0 आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए धनपूर्ण संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। 2 लिख लीजिए, मान लीजिए 2 हमने ले लिया, धनपूर्ण संख्या में से 2 निकाल लिया, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख करके इसको भी परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसलिए धनपूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। देखिए, उसके बाद ऋण पूर्णांक संख्या, इन्हीं के आगे माइनस लगा दीजिए। जो धनपूर्ण संख्याएं हैं इन्हीं के आगे माइनस लगा देंगे तो अब जो संख्याएं बनेंगी उन सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ऋण पूर्ण संख्याएं नहीं कहेंगे, सॉरी, ऋण पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं कहेंगे। इनको पूर्ण नहीं कहेंगे। अगर पूर्ण कहना चाह रहे हैं तो आगे ऋण लगाना पड़ेगा, तब कहेंगे ऋण पूर्ण संख्याएं। लेकिन केवल पूर्ण संख्या यदि कहा जा रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस वाले के लिए कहा जाता है। पूर्ण संख्या यदि कहा जाता है तो हमेशा प्लस वाले के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर ऋणात्मक में बदलाना है तो उसके लिए या तो ऋण पूर्णांक संख्याएं कहना पड़ेगा या ऋण पूर्ण संख्याएं कहना पड़ेगा। इनको डायरेक्ट पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके आगे जब माइनस लगा देंगे तो जो संख्याएं बनेंगी उन सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या ऋण पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या होती है? ये भी परिमेय संख्याएं ही होती है, यानी कि ऋण पूर्णांक संख्याएं जो ऋण 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, ये भी परिमेय संख्याएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके नीचे भी हम लोग एक लिख करके इनको भी परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए -5 लिख दिया तो -5 के नीचे हम एक लिख करके इसको भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में बना सकते हैं, जहां पी और क्यू, जो पी के स्थान पर -5 है और क्यू जो क्यू के स्थान पर 1 है, ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। यही कंडीशन होता है परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो भी संख्या हो वह पी बटा क्यू के रूप में हो और पी और क्यू जो दोनों हो ये भी पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। और क्यू जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे पी और क्यू दोनों जो है क्या है? पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक संख्या, एक धन पूर्णांक संख्या, लेकिन दोनों है कि है? दोनों पूर्णांक है कि नहीं है? दोनों पूर्णांक है कि नहीं है? दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। क्योंकि जो धन पूर्ण संख्या है उनको धन पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं और जो ऋण पूर्णांक संख्या है उनको ऋण पूर्णांक संख्या तो कहते ही हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों पूर्णांक संख्याएं ही है। एक धन पूर्णांक संख्या है, एक ऋण पूर्णांक संख्या है, तो दोनों पूर्णांक संख्या ही है और पी बटा क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए ये भी ऋण पूर्ण संख्याएं, सॉरी, ऋण पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ही होती है। उसके बाद से
शुद्ध रूप में जो अंश बटा हर के रूप में दिखाई दे रहे हैं संख्या, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्याएं ही होती है। जैसे कि 7/5 और 2/3, ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं ही है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या, धन पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, शुद्ध रूप में जो p/q ग्रुप में वास्तव में पहले से ही, वो सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या। अब चलिए जानते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या किनको कहा गया है, तो देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्याएं दरअसल वैसी संख्याएं होती है जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक चला जाता है, लेकिन निश्चित पैटर्न में उनका दशमलव प्रसार आगे बढ़ता नहीं है। हम पता नहीं कर पाएंगे कि जस्ट उसके बाद अगला कौन सा नंबर आएगा, या उनका दशमलव प्रसार जब हम ध्यान से देखेंगे, उनका दशमलव प्रसार जब हम ध्यान से देखेंगे तो कोई निश्चित पैटर्न से आगे नहीं बढ़ती है। यानी कि उनका कोई निश्चित, एक कहा जाए क्रम फिक्स नहीं रहेगा कि इसके बाद यही संख्या आएगा, इसके बाद यही संख्या आएगा। यह क्रम जो है फिक्स नहीं होता है। मनमानी तरीके से एकदम मतलब कि जैसे कहा जाए कि मनमानी तरीके से जो मन में आए तो अगली संख्या आ जाती है। इसी को कहा जाता है कि निश्चित पैटर्न में संख्याएं नहीं बढ़ती हैं। इसको शुद्ध अगर हिंदी में बताया जाए तो कहा जाता है कि यह अनवसानी तो है लेकिन अनावर्ती है। माने अशांत संख्या दशमलव इनका प्रसार तो है, लेकिन कोई निश्चित आवर्त नहीं बनाते हैं। आवर्त का मतलब किसी संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो एक निश्चित पैटर्न से होती तो कहते हैं कि हाँ निश्चित पैटर्न से हो रही है, लेकिन इनका दशमलव प्रसार निश्चित पैटर्न से नहीं होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग यदि जैसे मान लीजिए इस तरह से करें, दशमलव के बाद यदि 3 3 3 3 3 लगातार आ रहा है तो इसका मतलब ये निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। दशमलव के बाद यदि 7 3 7 3 7 3, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही थी, इसको कहते हैं कि निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर गौर करेंगे इनके दशमलव प्रसार में, जैसे कड़ी में 2 का दशमलव प्रसार देख लीजिए, 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7, कोई निश्चित पैटर्न से किसी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को क्या बोला गया है, अपरिमेय संख्याएं कहा गया है। और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी कड़ी वाली संख्याएं होती है, जहाँ जिसके कड़ी के अंदर अभाज्य संख्याएं होती हैं, माने कि कड़ी वाली जितनी भी संख्या है जिसके अंदर अभाज्य संख्या हो, जैसे 2 हो और 3 हो और अंडर रूट में 5 हो, तो ऐसी संख्याओं को भी अपरिमेय संख्याएं कहा गया है, क्योंकि इनका भी दशमलव प्रसार जो है अनंत तक जाता है लेकिन किसी निश्चित पैटर्न से नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याओं का कहा गया, अपरिमेय संख्याएं कहा गया। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, क्योंकि यह किसी न किसी एग्जिस्ट वैल्यू को बतलाने का काम करती है। यानी ऐसी वैल्यू जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है उसको बतलाने का काम ये जरूर करती है। इसलिए इन सभी संख्याओं के समूह को क्या कहा गया, वास्तविक संख्याएं कहा गया। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपके क्लास 10th में 2 ही संख्याओं पर सवाल बना है, एक धनपूर्ण संख्याओं पर, एक किस पर, धनपूर्ण संख्याओं पर। एक धनपूर्ण संख्याओं पर सवाल बना है और दूसरा जो बना है वह अपरिमेय संख्याओं पर सवाल बना है। अपरिमेय संख्याओं पर ही सवाल पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने तो संख्याओं के विषय में परिचय कर लिया कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। उसके बाद से सवाल जो बनाया गया है आपके क्लास 10th के चैप्टर 1 में, वह जो है 2 ही प्रकार के संख्याओं को उठा करके उन पर सवाल पूछा जाएगा, जिनमें दोनों संख्याएं कौन है, एक धनपूर्ण संख्याएं वाली हैं और एक अपरिमेय संख्या है। इन्हीं 2 संख्याओं पर ही आपके क्लास 10th में सवाल बनाया गया है, प्रश्न बनाया गया है और आपसे पूछा जाएगा। धनपूर्ण संख्याओं पर किस प्रकार का सवाल बनाया गया, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, धनपूर्ण संख्याओं पर जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, HCF पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य, सबसे पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा अभाज्य गुणनखंड करना, गुणनखंड करना, ठीक है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना। दूसरा पूछा जाएगा HCF और LCF। क्या जी, HCF और LCF, LCM, HCF और LCM। ये धनपूर्ण संख्याओं को लेकर ही इन सभी प्रश्नों को पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या पूछा जाएगा, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा, HCF LCM पूछा जाएगा। उसके बाद से अपरिमेय संख्याओं पर क्या सवाल बनाया जाएगा। अपरिमेय संख्याओं पर सवाल बनाया गया है, जैसे कि मान लीजिए √2 है, √3 है, √5 है, इनको प्रूफ करके बतलाना होगा कि बतलाइए यह वास्तव में अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। बस इतना ही सवाल मजाक बनाकर रख दिया गया है NCERT में, आप लोगों से एकदम खिलवाड़ किया गया है। जो हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय जो है विभाजन एल्गोरिथम समझाया जाता था, दशमलव प्रसार का शांत और अशांत सिखाया जाता था। फिर दशमलव प्रसार कैसे शांत है कैसे अशांत है, इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, बिना भाग दिए मतलब कैसे बतलाते हैं कि इसका प्रसार दशमलव जो है शांत होगा या अशांत होगा। फिर उसके बाद से यह जो है
विभाजन, उसके बाद से एचसीएफ और एलसीएम जो है साधारण तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलवाया जाता था। एकदम मजाक बनाकर रख दिया गया है, एकदम आसान कर दिया गया। केवल आप लोगों से बस अभाज्य गुणनखंड करा करके एचसीएफ और एलसीएम करवाएगा और इसका जो है अपरिमेय है इसको सिद्ध करके दिखलाएगा। इस पर एक चैप्टर में हम लोग 30-30 सवाल करते थे, मजाक बनाकर रख दिया गया। तो जो दिया है अब हमको ही मजबूरी में एनसीईआरटी में पढ़ाना पड़ेगा, क्या करें। तो आइए देखते हैं कि धनपूर्ण संख्याओं पर जो सवाल बनाया गया है वो किन नियमों को उठा करके बनाया गया। तो देखिए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यानी अंकगणित का आधारभूत नियम उठा करके धनपूर्ण संख्याओं पर सवाल बनाया गया है। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या नियम क्या है, तो यह कहता है, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि हर एक धनपूर्ण संख्या जो है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12, तो इसको जो है यानी कहा जाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि हर एक धनपूर्ण संख्या का अपना एक अभाज्य गुणनखंड होता है और जो वह अभाज्य गुणनखंड में जितना भी नंबर आते हैं वह अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होने का मतलब क्या हुआ कि वही आएंगे, किसी भी प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो, ठीक है। और वो जितने भी गुणनखंड में अंक प्राप्त होते हैं वो सभी के सभी अभाज्य होते हैं, उनको दोबारा काट करके छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, गुणा के रूप में। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का मतलब होता है कि इसको गुणा के रूप में खंडित कर दो, यानी गुणा के रूप में तोड़ दो। तो गुणा के रूप में इसको तोड़ दिया। अब जो नंबर प्राप्त हुए हैं 2, 2, 3, ये जो है अब ये क्या है, इनको अब दोबारा काट करके और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है। और इनका जो गुणनखंड में ये जो अंक प्राप्त हुए हैं यानी कि 2, 2 और 3, हमेशा इसका अभाज्य गुणनखंड में यही नंबर आएंगे। यानी इसी को कहा जाता है कि इनका अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब दोबारा जब भी हम इसको प्राप्त करेंगे तो हमेशा यही आएंगे, इनके अतिरिक्त अन्य कोई नंबर नहीं आएंगे। तो यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। देख रहे हैं, अब इनको दोबारा हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि हर एक धनपूर्ण संख्या, जैसे धनपूर्ण संख्या 12 है तो उसका अभाज्य गुणनखंड होता है और जो गुणनखंड के रूप में जितने भी नंबर आए हैं वह अद्वितीय होते हैं, उनके जैसा कोई नहीं आ सकता है। और उन गुणनखंड में जो नंबर हैं वो अभाज्य होते हैं, इनको दोबारा तोड़ करके और छोटा अधिक नहीं किया जा सकता है। बस यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे पहले दिए गए नंबर का अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करना है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को ध्यान में रखते हुए करना है। आइए करते हैं, जैसे 2-3 उदाहरण लेकर के चलते हैं। हमने 3 नंबर ले लिया है, एक 36 लिया है, एक 38 ले लिया, 56। ये तीनों क्या है, धनपूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनका अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करना है, तो आइए देखते हैं। तो भाग विधि से हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। कैसे, ऐसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो यह संख्या 2 से कटेगा। सबसे पहले हम लोग 2 से काटने का चेक करते हैं। पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 से जब भाग देंगे 36 में कितना बार में कटेगा, तो 2 से भाग देंगे सबसे पहले 3 में, तो 2 एक का नाम 2, एक बार में कट गया। अब एक जो शेष बचा हुआ आगे चला गया, एक जो 2 तो कट गया, एक शेष बच गया 3 में से ना, तो वह एक कहाँ चला गया, 6 के पास, तो वह हो जाएगा 16। एक स्थान दाएं से जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। अब 2 8 है 16। अब फिर भी हमें 2 से क्या हो सकता है, कट सकता है। तो 2 से इसको फिर भाग देंगे, तो 2 से 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो एक और ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 बार में जाएगा, 2 9 18। क्या अब 2 से 9 कटेगा, नहीं। तो अब 2 के बाद अगला जो जस्ट संख्या आता है उससे अब भाग देंगे, तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 से भाग देते हैं 9 में, कितना बार में कटेगा, 3 3 के 9, 3 बार में कट गया। फिर 3 से अब दोबारा भाग देंगे क्योंकि 3 बच गया, फिर 3 से कट सकते हैं, तो 3 एक 9 3। तो इस तरीके से हमने 36 नंबर का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। क्या, 2 × 2 × 3 × 3। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनका भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं। 38 है, 38 में इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो सबसे पहले 2 से कटेगा। 2 से काटने का चेक करते हैं, 2 से भाग देंगे 3 में, 2 एक 9, 2 एक बच गया, इधर चला गया, 18 हो गया, 2 9 18। फिर अब बताइए, क्या अब 2 से 19 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब किससे कटेगा, डायरेक्ट यह 19 से कटेगा। किससे कटेगा, 19 से। तो 19 से करना 19, तो 38 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 38 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 × 19, ठीक है। आइए अब 56 का निकालते हैं। इसको भी सबसे पहले 2 से काटने का चेक करते हैं, तो 2 से 5 में भाग देंगे, 4 कटेगा,
कितने बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, एक चला गया इधर तो 16 हो गया, 2 8 है 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक करना 2, और 8 में भाग देंगे, 2 चौको 8, फिर अब 2 से भाग देंगे 14, कितने बार में कटेगा, 7 बार में। अब 7 किसी 3 से कटेगा नहीं, 4 से तो पहले ही 2 काट चुका है, 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी, 6 से पहले ही 2 की काट चुका है, 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 पहले ही काट चुका है। अब 7 से कटेगा डायरेक्ट, तो 7 करना 7, तो इसलिए 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया हम लोगों को, 56 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। ठीक है जी हाँ। तो अब देखिए, अंकगणित के इसी आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि हर एक धनपूर्ण संख्या का अपना एक अभाज्य गुणनखंड होता है, और इसी अभाज्य गुणनखंड का हेल्प लेकर के हम लोग एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। देखिए, एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी बड़ी सी बड़ी वह संख्या जिससे, जो किसी संख्या से निकला हुआ है, जो किसी संख्या से प्राप्त किया गया है, उन संख्याओं में इससे भाग दे तो संख्याएं क्या हो जाए, कट जाए, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब सवाल को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और लोएस्ट सॉरी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त, यानी कि किन्हीं नंबर्स का वह छोटा से छोटा संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं से भाग दे तो ये क्या हो जाए, ये कट जाए। कटने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 12 है ना, तो 12 को 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 4 काट सकता है, ठीक है, और 12 भी काट सकता है, ठीक है। तो यह जो है इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ये जितने भी संख्याएं हैं वह 12 को काट सकती हैं। तो लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होती है छोटी से छोटी जिसमें जिन संख्याओं से इसको प्राप्त किया गया उन सभी संख्याओं से इसमें भाग दें तो यह कट जाए, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। आया समझ में? अब सवाल को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं संख्याओं का। तो आइए, इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। लेकिन किस नियम को ध्यान में रखते हुए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि हर एक संख्या का अपना एक अभाज्य गुणनखंड होता है। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उन्हीं गुणनखंड की सहायता से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, क्या है, 36 है। तो 36 को हम लिखेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे भाग विधि से। कैसे? सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, सम संख्या जब इकाई के स्थान पर रहता है तो वह पूरा संख्या जो है 2 से कट जाता है। तो 2 से काटते हैं। तो 2 से जब पहले 3 में भाग देंगे तो कितनी बार में ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा, 2 कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार में। तो 2 एक करना 2। अब जो एक इसके पास शेष बचेगा वो फेंक देगा पिछले के पास। तो दहाई से फेंक रहा है ना, तो 10 को फेंक रहा है, एकरे अनुमान में एक को फेंक रहा है। लेकिन इसके पास आएगा, दहाई से आ रहा है तो इसके पास आएगा तो वो समझेगा 10 को मेरे पास आ रहा है, तो इसके पास 10 हो जाएगा। तो 10 और 6 मिलकर 16 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 16 में, तो 2 8 है 16। अब फिर इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 8 आ गया। 8 क्या है, सम संख्या। तो फिर इस 2 से क्या हो सकता है, ये पूरा संख्या कट सकता है। 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा, तो चाचा को बोला लेगा। चाचा वाला कौन है, पीछे वाला, ये चाचा आ जा हमारे पास, क्योंकि हम छोटा है। तो जब ये आ जाएगा चाचा इसके पास तो ये बड़ा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब 2 से 18 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 9 बार में। अब 9 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो अब ये अपने पापा को बुलाएगा, ये पापा हमसे अब नहीं कटेगा, पापा आ जा 3। तो 3 आएगा, उसके बाद कौन, तो 3 से काटेंगे 9 में, तो 3 तरीके हैं 9, फिर 3 से कट जाएगा एक बार में। इस तरीके से 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिखते हैं 36 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये हमें 36 का क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए 42 है, 42 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। यह है 42 का अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है बाबू, सम संख्या है। तो ये संख्या पूरा 2 से कट जाएगा। तो 2 से भाग देंगे 4 में, 4 में कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। अब 2 से 1 में भाग देंगे, 2 से 2 में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, एक बार में। अब बताइए, इकाई के स्थान पर 1 आ गया, क्या अब संख्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तभी अपने पापा को बुलाएगा, किसको, 2 के बाद कौन पापा आता है, 3 आता है।
तो 3 से अब 21 में भाग देंगे तो 3 सत्ते 21। अब 3 से 7 से 3 कटेगा, सॉरी 3 से अब 7 कटेगा नहीं कटेगा, तो ना 4 से कटेगा, उसके बाद ना 5 से कटेगा ना 6 से, अब सीधे सीधे 7 से कटेगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 एक अन्नम 7। तो इस तरह से 42 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया बाबू, 42 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें ज्ञात करना है HCF, सॉरी HCF। अब HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ है बस उन्हीं को काट के निकाल लीजिए और उनका गुणा कर दीजिए। तो इनमें कौन उभयनिष्ठ है, देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 क्या है उभयनिष्ठ है, तो 2 को काट के निकाल लीजिए, आ गया 2। इन दोनों से एक ले लेंगे हम लोग, दोनों में से क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो उसको एक ही बार काट करके क्या करेंगे ले लेंगे, और उसके बाद गुणा में और भी जो कॉमन होगा उसको भी काट करके ले लेंगे। देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी क्या है उभयनिष्ठ है, 3 के संगति एगो 3 क्या कर लेंगे ले लेंगे। इस तरीके से हमारा HCF क्या हो गया निकल गया, 2 गुणे 3 बराबर 6, यानी कि 36 और 42 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक क्या होगा 6 होगा। ऐसा समझ में, जी हाँ। चलिए अब हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो हमने 2 संख्याएं ले लिया 20 और 125। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अपनाएंगे, यानी कहता है कि हर एक धनपूर्ण संख्या का एक अपना अभाज्य गुणनखंड होता है, तो उसी अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे HCF ज्ञात करेंगे। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि से इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 20 इकाई के स्थान पर 0 और सम संख्या आ जाए तो वो संख्या अवश्य 2 से कटता है, तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, सबसे पहले 2 में जाएगा, 2 में करना 2 और 2 शून्य शून्य, 10 बार में कट गया संख्या। फिर इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से 1 में भाग देंगे नहीं कटेगा, तो अगला वाला को ले लेगा, तो 2 से अगला वाला लेके 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, 5 बार में कट गया। अब ये संख्या किससे कटेगा, केवल 5 से कटेगा। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गया बाबू, 20 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग 125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 125 देखो भाई, इकाई के स्थान पर जब 5 हो या 0 हो, इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो, तो वह पूरा का पूरा संख्या जो है केवल और केवल 5 से कट सकता है। केवल नहीं, अगर 0 है तो 2 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना इकाई के स्थान पर यदि 0 संख्या है और 5 है तो वह पूरा का पूरा संख्या 5 से अवश्य कट सकता है। क्या हो जाएगा, अवश्य 5 से कट सकता है। जैसे कि 125 है तो 125 को हम लोग क्या किससे भाग देंगे 5 से, क्योंकि डायरेक्ट 5 आ गया, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से कौन कट सकता है, इकाई के स्थान पर 0 है या सम संख्या है तो 2 से भी कट सकता है, और 0 है तो 5 से भी कट सकता है। जैसे कि 5 से यहाँ पर काट दिए हैं हमने, 5 से अगर 20 में भाग देंगे तो 5 चौको 20 तो कट नहीं जाता है। तो बस यही नियम, इसका नियम और छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान दो, इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो तो संख्या पूरा 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10, 2 बच गया, इधर फेंक देंगे 25 हो जाएगा। तो 5 से अब 25 में भाग देंगे, 5 बचे 25। अब देखिए फिर इकाई के स्थान पर 5 आ गया, तो अब ये संख्या किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 बचे 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 का 5। इस तरीके से जो है हमने 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त कर लिया, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5। ध्यान समझ में आया, इधर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। याद रखिएगा इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या सम संख्या हो तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, और इकाई के स्थान पर यदि 5 हो या 0 हो तो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। 3 से भी कटने का नियम है। सभी मान लीजिए कोई संख्या है तो उन सभी संख्याओं में, सॉरी कोई संख्या है तो उन संख्या में जितने नंबर आए हैं उन सभी नंबर को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो योगफल जो है यदि 3 से कट जा रहा है तो वो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। ये आगे समझाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, हमने 20 और 125 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। HCF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। क्या लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जो उभयनिष्ठ है उसको काट करके ले लेंगे गुणा के रूप में, और उनका गुणनफल जो निकाल देंगे तो वही क्या होगा हमारा HCF होगा। जैसे कि इन ऊपर नीचे देख रहे हैं गुणनखंडों में, तो क्या कॉमन है जी, क्या कॉमन है दोनों में, 5 केवल कॉमन है। क्या कॉमन है जी, 5 कॉमन है।
तो इसलिए 5 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। इसके सिवा अन्य कोई कॉमन नहीं है। ये 2 है 5 है, ये 2 है 5 है, अन्य कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है ही नहीं 5 के सिवा। तो 5 कॉमन था, केवल 5 तो हमने ले लिया, इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 5। तो यह हो गया किस तरीके से हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अपना करके HCF निकालते हैं आबादी गुणनखंड निकालने के द्वारा। अब हम लोग सीखते हैं कि LCM कैसे निकालते हैं। तो हमने 2 नंबर ले लिया 32 और 42। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर अपनाएंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि हर एक धन पूर्ण संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उसकी सहायता से LCM पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, आइए पता करते हैं। तो 32 का हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 2 से भाग देंगे 3 में, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा, इसमें से 2 कटेगा। तो 2 कटेगा कितनी बार में, एक बार में। 2 एक का नाम 2। अब 3 में से 2 घट गया, 1 बच गया, 1 को फेंक देंगे पीछे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12। अब देखिए इकाई के स्थान पर फिर आ गया क्या, 6। अब किससे कटेगा संख्या, 2 से कटेगा। 2 8 है 16। ठीक है, अब 2 से फिर वापस कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार में। फिर 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से फिर इसको काटेंगे 1 बार में। इस तरीके से 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 32 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने, 3 2 है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद से यह है 42 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो 2 से कटेगा संख्या। 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, कट गया। फिर 2 से भाग देंगे 2 में, 1 बार में कट जाएगा। अब यह एक आ गया इकाई के स्थान पर, तो अब ये किससे कटेगा, ये संख्या जो है 3 से कटेगा। 3 से कटने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, क्या आ गया 3। तो 3 को 3 से भाग देते हैं, तो 3 में जब 3 से भाग देंगे 3 कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से काटते हैं, तो 3 सत्य है, कोई 7 बार में कट गया। अब ये 7, इसके आगे जो 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, इसे चेक करेंगे, नहीं कटेगा, केवल किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से काट देते हैं, इसको 7 करना 7। तो इस तरीके से 42 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। 42 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 7 है, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है बाबू, LCM ज्ञात करना है। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, सॉरी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका आप लोगों को बतलाता हूँ। आसान तरीका क्या है, जो उभयनिष्ठ है उसको भी काट के ले लो, और जो नहीं है उनको भी छाट करके ले लो। कैसे, ऐसे देखिए, जो उभयनिष्ठ है उनको भी ले लो। तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, इसको हम ले लेते हैं एक बार लेते हैं। एक बार उभयनिष्ठ के संति एक बार लेते हैं। उभयनिष्ठ 1 है संख्या, मैंने 2 नंबर है उभयनिष्ठ, तो एक बार इसको ले लिया हमने। अब जो नहीं है उन सभी को ले लो काट करके। तो कौन नहीं है बाबू, इन सभी को ले लो। तो 2 2 2 2 4 बार 2, ये नहीं है उभयनिष्ठ, इनको भी साथ में ले लो। तो लिख सकते हैं हम लोग 2 पर 4 घात लिख सकते हैं, नहीं 2 पर 4 घात का मतलब 2 का 4 बार गुणा। उसके बाद से और कौन नहीं है, 3 और 7, ये भी उभयनिष्ठ नहीं थे, तो इनको भी ले लो। तो 3 ले लिया और फिर क्या ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, अब इन सभी का गुणा कर दो, जो गुणनफल आएगा वही LCM होगा। गुणा कर देते हैं, तो 2 पर 4 घात, ये तो 2 पर 5 घात। 2 पर 5 घात का मान कितना होता है, आइए गुणा करते हैं। 2 पर 5 घात का मान कितना होता है, 32 होता है ना। तो 32 ले लेते हैं, 32 गुणे 7 के 21। अब 21 और 32 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, सही है ना। 2 पर 4 घात, एक और ये 5 घात। हाँ, अब 32 का 21 में गुणा करते हैं। आइए, इधर 32 है और इधर 21 है, तो 32 और 21 का गुणा करते हैं। 1 3 1 2 2, 1 3 3, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो 2 और 4 3 7 और 6 कितना आया, 2, हाँ 672 आया। ठीक है, तो 672 इसका क्या होगा, LCM होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा तरीका बतला रहे हैं, 672 इसका क्या होगा, LCM होगा। अब दूसरा तरीका देखिए, अब दूसरा तरीका क्या कहता है। दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे कि जो जो नंबर आए हैं
उनका अधिकतम घात गुणा के रूप में लेते हैं, अधिकतम घात के साथ उनको गुणा के रूप में लेते हैं। तो वही जो गुणनफल आता है HCF होता है। कैसे, देखिए ध्यान से, कौन कौन नंबर आया है इसमें, ध्यान से अगर गौर से आंख से देखिए तो इसमें 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है। ठीक है, तो इनको गुणा के रूप में तो लेंगे, लेकिन इनके अधिकतम घात में लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये मिटक गया, ठीक है, मिटक गया। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 5, ऊपर हो गया 5 घात। ऊपर के गुणनखंड, ऊपर के अभाज्य गुणनखंड से हमने 2 को 5 घात में ले लिया, क्योंकि 1 कितने बार आया, 2, 1 2 3 4 5, 5 बार में आया है ना, 5 बार आया ना। 2 को हमने अधिकतम घात 5 बार में ले लिया, सॉरी अधिकतम घात कितना है, 5। तो इस रूप में हमने क्या कर लिया, 2 को ले लिया। अब देखिए नीचे 2 पर कितना घात है, 1 घात है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि अधिकतम घात ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद से 3 अधिकतम घात में कितना है, अगर ध्यान देंगे तो 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 ही है। और 7 का अधिकतम घात कितना है, 1 ही है। तो अब हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में नंबर तो लेंगे, लेकिन जितना भी नंबर आया है, जैसे कि 2 और 3 और 7 आया था ना, तो इन सभी को तो लेंगे गुणा के रूप में, यानी 2 3 और 7 इन सभी को गुणा के रूप में तो लेंगे, लेकिन अधिकतम घात में लेंगे। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर अधिकतम घात 2 पर कितना घात है, 5 घात है। नीचे कितना घात है, 1 घात। तो 1 घात को छोड़ करके कितना लेंगे, केवल 5 घात वाले को लेंगे। 5 घात वाले को ले लिया हमने। ठीक है, फिर 3 को देखेंगे, ऊपर 3 दिखाई दे रहा है, नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ। तो अधिकतम घात इसका कितना है, 3, 1 ही घात है, तो 1 ही घात में लेंगे। फिर 7 को देखेंगे, 7 ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं। 7 नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। कितना अधिकतम घात है 7 का, 1 ही घात है, तो ले लेंगे। इन्हीं का गुणनफल क्या हो जाएगा, फिर वापस 672 हो जाएगा। कितना, 672। यही क्या हो गया, हमारा LCM हो गया। आया समझ में, एक बार और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। फिर जिस नंबर की जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, सबसे पहले उसको घात में चढ़ा करके ले लो। तो हमने घात में चढ़ा करके 2 को ले लिया। 2 का पुनरावृत्ति 5 बार हो रहा था, तो हमने सबसे पहले इसको घात में चढ़ा करके ले लिया। फिर नीचे भी यदि उसी प्रकार किसी नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको घात में चढ़ाकर पहले रख लो। तो घात में चढ़ाकर रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी भी नंबर का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, तो उसको वैसे ही रहने दिया। उसके बाद जो नंबर आए हैं, जो नंबर ऊपर और नीचे आए हैं, सबसे पहले उनको गुणा के रूप में रख लो, बाद में घात चढ़ाना। तो सबसे पहले उनको गुणा के रूप में हमने क्या कर लिया, रख लिया। उसके बाद जो नंबर आए हैं उनका अधिकतम घात कितना मिल रहा है, उस सभी को जितना अधिकतम घात मिल रहा है, उस नंबर का जितना अधिकतम घात मिल रहा है, उस अधिकतम घात के साथ गुणा के रूप में उसको क्या कर लो, ले लो। अधिकतम घात के रूप में ही लेना, निम्नतम घात उसका मिला है तो उसको छोड़ देना है, केवल अधिकतम घात जितना मिल रहा है उसको उठा लेना है। तो हमने 2 पर अधिकतम घात कितना मिला था, 5, उसको हमने ले लिया। फिर उसके बाद से अन्य जो नंबर है उसका अधिकतम घात कितना मिल रहा है, उसको भी उठा करके गुणा के रूप में ले लो। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एक और उदाहरण करके देख लेते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए हमने 2 नंबर ले लिया, 12 और 18। सबसे आसान नंबर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो। इनका हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, सबसे पहले जिस नंबर की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसका जितना घात हो रहा है, पहले उस घात के रूप में उसको हम ले लेते हैं। जैसे 2 का ऊपर 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उतना घात के रूप में चढ़ा करके हम लोग ले लेंगे। 3 की एक ही बार ही, तो 3 एक ही बार में लेंगे। ठीक है, एक ही घात के रूप में हो रहा है। ठीक है, आइए नीचे किस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार के रूप में, घात के रूप में इसको ले लेंगे। तो 2 की पुनरावृत्ति एक ही बार हुई है, तो इसको एक ही बार लेंगे गुणा। 3 का 2 बार हो रहा है पुनरावृत्ति, तो इसको घात के रूप में चढ़ा करके 2 बार के रूप में ले लेंगे। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है HCF। तो नोट करेंगे इसमें कौन कौन सा संख्या आ रहा है, तो केवल 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 आ रहा है, यही 2 नंबर आ रहा है ना इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 और 3 को ले लेंगे गुणा के रूप में। अब देखेंगे अधिकतम घात 2 का कितना है, इसमें 2 ही है, तो 2 चढ़ा लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब 3 का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसको भी अधिकतम घात के रूप में ले लेंगे। यही हो गया इनका HCF। तो इनका HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 चौको 36। इनका HCF क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इनका LCM ना ज्ञात करना है, सॉरी भाई, LCM ना, सॉरी। तो इनका LCM क्या हो जाएगा बाबू, इनका LCM हो जाएगा 36। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।